हेलो दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में हम आज बात करेंगे। बहुत डिले के बाद इसका वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था और ओनरशिप के एक्सपीरियंसेस और फीडबैक को लेकर मैं ये वीडियो बनाऊंगा। सारे पॉइंट्स को क्लियर करने वाला हूँ, एटलीस्ट कोशिश करूँगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, जो आप मुझे बताओ या ओनर्स बता सकते हैं उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ है। बट मेरा कोशिश यही रहने वाला है कि मैं सारे पॉइंट्स को कवर करूं। हम इंजन्स के बारे में बात करेंगे, कंफर्ट, उसके बाद पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ESD जैसे ब्रांड में ट्रस्ट फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है रिस्क फैक्टर। तो ख़रीदने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसे रह सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक बजट बाइक नहीं है, ये क्लासिक 350 और हाइनेस के रेंज में आता है। इसको मैं इसके सेगमेंट के जो जितने भी बाइक्स हैं उनके साथ भी ज़रूर कंपेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिले कि क्या आपको ये बाइक की तरफ जाना चाहिए, आपके कोई दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल है उसके तरफ जाना चाहिए। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 29.29 ब्रेक हॉर्स पावर और 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। एक ही बाइक है पूरे सेगमेंट में जो इससे थोड़ा ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, वो है हाइनेस, जो जाना जाता है टॉर्क डिलीवरी के लिए। बट हाइनेस का प्रॉब्लम ये है कि वो इस तरह का पावर प्रोड्यूस नहीं करता है, और यहाँ पे आपको एक वेल बैलेंस्ड देखने को मिलेगा, जहाँ पावर भी मिलेगा और थोड़ा बहुत टॉर्क भी मिल सकता है। और ये चीज़ आपको ज़रूर एक्सपीरियंस होगा जब आप इसको पहली बार चलाओगे। स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ थोड़ा सा डिफरेंट रहा है कंपेयर टू एनी अदर बाइक इन द सेगमेंट। इसके फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो में भी मैंने ये बात बोला था। जब मैंने पहली बार ये बाइक चलाया तो मुझे वो जो सीट पे पिन होने वाला जो फीलिंग है, जो पावर आप फील कर सकते हो इंजन का, वो चीज़ मुझे इस बाइक के साथ फील हुआ है। हाइनेस में भी है पावर, बट इस तरह का पावर आपको हाइनेस में नहीं मिलेगा। इसका जो लो एंड पावर डिलीवरी है इज़ एक्सेलेंट। तो दिस बाइक फील्स सो मच बेटर टू राइड इन द सिटी। ठीक है, अब इस बाइक को लोग मीटियोर के के साथ कंपेयर करते हैं, और करना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी एक टूरिंग मोटरसाइकिल है जैसा ESD बोलता है। बट मीटियोर जो है वो बहुत अच्छे सीट डिज़ाइन के साथ आता है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ESD रोडस्टर के साथ, क्योंकि जब मैंने फ़ोटोज़ देखा था, लॉन्च फ़ोटोज़, तो इसके सीट डिज़ाइन मीटियोर जितना अच्छा लग नहीं रहा था। बट चलाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसका सीट बहुत अच्छा है। सीट का कंफर्ट हाईवे में और सिटी में चलाने के लिए बहुत बढ़िया है, तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। अब हम इंजन के बारे में बात कर रहे थे, तो जब आप एक्सेलरेट करते हो और क्लच को रिलीज़ करते हो, जो आपको फीलिंग होता है इस बाइक के साथ, इट्स डिफ़िकल्ट टू कंपेयर इट टू एनी अदर बाइक। ये एक बहुत पावरफुल मशीन है और आपको ये फील होगा, क्योंकि इसके जो गियरिंग है और जिस तरह से इन्होंने इसके इंजन को ट्यून किया है, इट फील्स अमेजिंग टू राइड इन द सिटी। तो ये एक ऐसा बाइक है जैसे आप मीटियोर के साथ जब कंपेयर करते हो, मीटियोर काफ़ी रिलैक्स लगता है, और जैसे आपको पता है क्रूज़र बाइक सिटी के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर को रखने के बाद मुझे मीटियोर उतना कन्विंसिंग नहीं लगता है सिटी में चलाने के लिए। बट ESD जो है इज़ एन एक्सेलेंट बाइक टू राइड इवन इन द सिटी फॉर इट्स पावरफुल इंजन। वाइब्रेशन की बात करें तो ESD के थोड़े से वाइब्रेशंस के एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि जावा के बाइक पे ही बेस्ड है ये। बट आई वाज सरप्राइज कि इंजन काफ़ी स्मूथ है। इनका जो मोटर है इन्होंने थोड़े बहुत ट्यूनिंग किया है इसमें, क्योंकि उस तरह के वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होते हैं जैसे आपको जावा 42 और प्रैक में फ़ील होते थे। तो इसके इंजन के स्मूथनेस के लिए मैं इसको बहुत सारे पॉइंट्स दूंगा। बट अभी भी मुझे लगता है कि CB350 और क्लासिक दोनों स्मूथनेस के मामले में इससे थोड़े से बेटर है। बट अगर आप इनको कंपेयर नहीं करोगे दोनों बाइक्स के साथ, ये काफ़ी स्मूथ लगेंगे आपको, और जो इरिटेटिंग वाइब्रेशंस है वो इस बाइक में नहीं है। वाइब्रेशंस में नो प्रॉब्लम। इसके क्लच रिलीज एक्शन के बारे में मैं बताऊँ तो इसमें स्लिपर क्लच आता है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाउन शिफ्टिंग में भी बहुत यूज़फुल है। जब आप क्लच को रिलीज़ करते हो फर्स्ट गियर में लगा के, तो आपको बहुत स्मूथ नहीं लगता है, क्योंकि जो इनिशियल इसका टॉर्क डिलीवरी है और जो पावर है वो आपको फील होगा जब आप फर्स्ट गियर में लगा के क्लच को रिलीज़ करोगे। ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये बाइक को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बार आप बाइक ले रहे हो और ये बाइक की तरफ जाना चाहते हो, तो आपको कम से कम 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते का टाइम चाहिए इस बाइक को समझने के लिए। उसके बाद
आप इस बाइक को बहुत अच्छी तरह से चला सकते हो। सो इसका क्लच रिलीज एक्शन इज स्लाइटली एग्रेसिव कंपेयर टू एनी अदर बाइक। एग्जॉस्ट साउंड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे इस बाइक का, क्योंकि आपको एक स्पोर्टी फील और आपको एक रेट्रो थीम भी, दोनों चीज़ें आपको अच्छे वेल बैलेंस्ड वे में देखने को मिलता है। आप इसको क्लासिक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, इवन CB350 जिनके साउंड्स है, वो जो थंप है वो आपको इस बाइक में देखने को नहीं मिलेगा, बट ये काफ़ी स्पोर्टी और बेसी लगता है। तो एग्जॉस्ट मुझे पसंद है, कहीं पे जाओगे तो लोग डेफिनेटली देखेंगे, क्योंकि इसका जो एग्जॉस्ट है वो बेसी है, लाउड है और काफ़ी क्लीन भी है। तो जब आप चलाते हो स्पोर्टी वे में, आपको इसके साउंड से अच्छा फीडबैक आता है, आपके थ्रॉटल इनपुट से। अगर आप इसको सिंक करना चाहते हो तो बहुत अच्छा लगेगा आपको चलाने के टाइम, मे बी इन सिटी और इन हाईवे। लो रेव्स में भी काफ़ी स्पोर्टी एंड ईगर टू रेव वाला वो जो फीलिंग है, वो जो फीडबैक है, वो इंजन की तरफ से आता है। रिलायबिलिटी के प्रॉब्लम्स है इस बाइक में, क्योंकि इसके ड्यूरेबिलिटी की बात करो, मतलब कितने प्रॉब्लम्स आते हैं इंजन में, तो उसके हिसाब से इंजन का रिलायबिलिटी इज़ नॉट ग्रेट, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स आए हैं। SD के बाइक्स में भी आए हैं, पैराक में भी आया है, जावा में भी आया है। कंपनी इसको कम करने की कोशिश कर रहा है और इश्यूज़ को आयन आउट कर रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। बट मैं लोगों को जानता हूँ, जो इस इंजन जो है, ये जो महिंद्रा बेस्ड इंजन है जो मोजो में आता था, उस इंजन को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उतने प्रॉब्लम्स आएंगे, बट हमें ये बात पता है कि उतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होंगे जितने क्लासिक या हाइनस। माइलेज की बात करें तो माइलेज आपको 25 to 30 तक दे देगा अगर आप इसको एग्रेसिवली चलाओगे सिटी में। अगर आप आराम से प्यार से चलाओगे तो 34-35 तक आप निकाल सकते हो। हाईवे में ये 38-39 ही देगा अगर आप बहुत अच्छे से चलाओगे। माइलेज आप इस बाइक से एक्सपेक्ट मत करो। ये जो बाइक है ये शॉर्ट गेयर्ड है, आपको मोटिवेट करेगा एग्रेसिवली चलाने के लिए, और इसके जो इंजन है वो हाई रेविंग इंजन है, ये कोई लॉन्ग स्ट्रोक इंजन नहीं है, तो इसका माइलेज बहुत ख़राब होने वाला है। माइलेज को लेकर सोचते हो तो इस बाइक की तरफ मत जाओ। राइडेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। इंजन के राइडेबिलिटी के बारे में जब लोग मुझे पूछते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये क्लासिक जितना रिलैक्सिंग नहीं है और CB350 जितना इरिटेटिंग नहीं है, ये काफ़ी बैलेंस लगता है। तो जिन लोगों को रिलैक्स करके चलाना है उनको ये उतना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये शॉर्ट गियर बाइक है, और जो हायर गियर में रहना पसंद करते हैं लो स्पीड पे, वो इस बाइक में थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं। CB350 जैसा नहीं है कि बार बार इंजन नॉक होता है, तो उस मामले में ये थोड़ा बेटर है। तो ये क्लासिक और CB350 के बीच में आता है कहीं पे जब आप ड्राइवेबिलिटी की बात करें। सो दिस इज़ गुड, मुझे कोई मेजर कंसर्न नहीं लगा। मैंने ये बाइक जब चलाया मैं एक भी बार इसको नॉक नहीं किया, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड पॉइंट विद दिस इंजन। अब इंजन मेंटेनेंस की बात जब करते हैं, जैसे कितना खर्चा आएगा अगर इंजन की बात करें, इंजन ऑयल, मतलब जो रेगुलर मेंटेनेंस होता है इसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ता है। देखो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये इंजन है ये काफ़ी सेंसिटिव है, अगर आप इसको टाइमली सर्विस नहीं करोगे तो इसमें थोड़े बहुत इश्यूज़ आने लगते हैं। ये क्लासिक और CB350 जितने सिंपल इंजन्स नहीं है, ये एक लिक्विड कूल्ड इंजन है, शॉर्ट स्ट्रोक है, कंप्रेशन रेशियो हाई है, तो इसको आप टाइमली मेंटेन नहीं करोगे तो इसमें प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। मेंटेनेंस को मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, बट ये उतने सस्ते भी नहीं है। अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते हो, आपके बाइक पे ध्यान नहीं दे सकते हो, कोई भी बाइक में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, बट इस बाइक में आपको बहुत अच्छे से सर्विस करना है टाइम पे और अच्छे से हैंडल करना है, नहीं तो थोड़े इश्यूज ज़रूर आ सकते हैं। तो इंजन का पॉइंट तो हमने कवर किया है, सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया, विच इंक्लूड्स पावर, वाइब्रेशंस, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, गियरिंग। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं इंक्लूड करता हूँ और मुझे रेटिंग देना होगा 10 में से, मैं इसको डेफिनेटली 8 आउट ऑफ 10 या 7.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। अब ये पॉइंट जो भी मैं कट कर रहा हूँ दैट इज़ ओनली फॉर रिलायबिलिटी, और इसका जो पावर है, इसका जो पावर डिलीवरी है, वो जो फील है आपको जब चलाओगे जो आएगा, वो कोई भी बाइक आपको नहीं दे सकता है। सो उस मामले में ये बाइक को मैं 100% रेट करूँगा। इस सेगमेंट में इतना पावरफुल बाइक आपको नहीं मिलेगा।
अब नेक्स्ट हम कंफर्ट की तरफ बढ़ते हैं। कंफर्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता अगर ये कोई स्क्रैम्बलर बाइक होता, बट ये एक कंफर्टेबल क्रूज़र बाइक है। उनके जितने मॉडल्स हैं, इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये उनका क्रूज़र मॉडल है जो कंफर्ट में ज़्यादा फोकस करता है। तो कंफर्ट में पहले चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो है सस्पेंशन। इस बाइक का सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है, ये आपको बम ज़रूर फील कराएगा। ख़राब रास्तों पे इसको आप चलाओगे तो आपको फुटपैक्स पे खड़े रहने का मन करेगा, बट वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये फॉरवर्ड सेट है। बट ये एक चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड सेट नहीं है, तो आप इसमें एडजस्ट ज़रूर कर सकते हो। बट सस्पेंशन स्टिफ है तो आपको बैक का इशू है, टेल बोन का इशू है, तो मैं आपको ये बाइक रेकमेंड नहीं करूँगा। आप डेफिनेटली ADV की तरफ जा सकते हो, वो इससे बेटर बाइक होगा। उसका भी मैं डिटेल्ड रिव्यू ज़रूर बनाने वाला हूँ। बट इस बाइक के बारे में बात करें, सस्पेंशन इज़ स्टिफर देन क्लासिक एंड CB350 बोथ। सो ये आपको अच्छा खासा हैंडलिंग देगा, बट कंफर्ट की बात करें तो आपको बम्स ज़रूर फील होने वाले हैं। उसके ऊपर इसके सीट्स भी थोड़े से हार्ड है तो आपको फील होंगे। तो जैसे आपको मैंने बताया कि सीट थोड़ा हार्ड है। अभी जब सीट की हम बात कर रहे हैं तो राइडर सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको बहुत अच्छा ग्रिप ऑफर करता है। एंड जो फर्मनेस है ना सीट का वो भी एकदम सही है। स्पेशली टूरिंग के लिए आपको बट पेन नहीं होगा इसमें। जिस तरह से सपोर्ट मिलता है आपके जो सीटिंग एरिया में राइडर के लिए वो बहुत बढ़िया है। बट इस चीज़ के बारे में हम पिलियन के बारे में कंफर्ट की बात करें, राइडर का तो ठीक ही है, बट पिलियन कंफर्ट उतना भी अच्छा नहीं है। बट बैकरेस्ट मिलता है आपको तो कंफर्ट इसमें एनहांस हो जाता है। अगर बिल्ड हैवी नहीं है जो पीछे बैठने वाले हैं तो उनको कंफर्टेबल लगेगा सिटी में चलाने के लिए। बट किसी को भी ये इस बाइक का पिलियन सीट टूरिंग में कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो ये सारे क्रूज़र बाइक्स में होते ही है कि पिलियन सीट का साइज़ काफ़ी छोटा होता है। बट अभी आपकी एज्ड है कोई फैमिली में जो पीछे बैठते हैं, आपके मदर या फादर, इनको चढ़ने में और उतरने में तकलीफ़ होता है, तो उनको इस बाइक में किसी तरह का तकलीफ़ नहीं होगा क्योंकि इसका जो हाइट है फॉर द पिलियन वो उतना ज़्यादा नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा फॉर शॉर्ट राइड्स। बट ये पिलियन सीट उतना कंफर्टेबल नहीं है। इसके फुट पैक पोजीशंस मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे हैं। यूजुअली क्रूज़र बाइक्स में बहुत ज़्यादा फ्रंट सेट होता है, इसके कंफर्टेबल है। वन इन सिटी में आप इसको मैनेज कर सकते हो एक हद तक, तो ये एक बढ़िया फीचर लगा मुझे इसका कि ये क्रूज़र बाइक होने के बाद भी आप इसको सिटी में थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। बट आप सिटी में 60 to 70% चलाते हो तो इस बाइक्स की तरफ मत जाओ। क्रूज़र बाइक सिटी में चलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं। इनका पर्पज़ है हाईवे टूरिंग, और वहाँ पे ये बाइक ठीक ठाक तरीके से परफॉर्म कर लेता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी और कंफर्ट। जितने इंटरेस्टिंग मुझे इसके फुटपेक्स लगे हैं, सेम मुझे हैंडल बार भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई सेट नहीं है कि आपके बॉडी एकदम स्टिफली आपको बैठना पड़ता है, आप रिलैक्स होके भी बैठ सकते हो। तो इसके डिज़ाइन में डिज़ाइनर्स ने डेफिनेटली सोचा होगा कि ये उन राइडर्स के लिए जो ज़्यादातर हाईवे में चलाते हैं बट कभी कभार उनको जब सिटी में चलाना रहता है तो उनको किसी तरह का तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से इसके हैंडल बार्स काफ़ी कंफर्टेबल है और इसमें आप ज़रूर टूरिंग कर सकते हो और सिटी में भी कंट्रोल करने के लिए आपको अच्छा खासा लेवरेज मिल जाता है। टर्निंग रेडियस की बात करें तो टर्निंग रेडियस पे आई थिंक CB350 बेस्ट है इस सेगमेंट में, और ये बाइक उसके साथ compete नहीं कर सकता है। अब उतना भी बुरा नहीं है जितना रॉनिन का मैंने फील किया था, बट ये इसके टर्निंग रेडियस थोड़े से बड़े हैं, तो छोटे एरियाज़ में आप इसको ज़रूर कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं है। बट CB350 मैन्यूवर करने में थोड़ा ईजी लगा मुझे पर्सनली, ठीक है। तो छोटे से छोटे यू टर्न में आपको मे बी 2 बार आगे पीछे करना पड़ेगा, बट आप इस बाइक को ज़रूर सिटी में हैंडल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप चला नहीं पाओगे। तो कंफर्ट की बात करें तो मैं इसको अगेन 7.5 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। मेरा रीज़न ये है कि इसके जो सीट का कंफर्ट है वो बहुत बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, एंड जिस पोजीशन में आप बैठते हो वो भी बहुत कंफर्टेबल है। बस ये है कि सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है। आई थिंक अगेन आई विल चेंज माय रेटिंग टू 8 आउट ऑफ 10 क्योंकि अदर देन सस्पेंशन इस बाइक का कंफर्ट ठीक ठाक है, पीछे बैठने वालों के लिए भी कंफर्टेबल है, शॉर्ट राइड्स के लिए। आई डोंट फाइंड एनी मेजर इशू रिलेटेड टू कंफर्ट जो मैंने जावा और पैराक में फेस किया था, विच आर अगेन कम्प्लीटली डिफरेंट बाइक्स। बट हम थोड़ा सा स्टिफनेस और एग्रेसिवनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे ESD से, बट
वो मुझे उतना देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डायनामिक्स के ऊपर, जहाँ पर हैंडलिंग का फोकस होने वाला है। ये बाइक डायनामिक्स के लिए बना है। आई डोंट नो, मैं हमेशा सोचता हूँ जो क्रूज़र बाइक की तरफ जाना चाहते हैं उनको स्पोर्टी फील का ज़रूरत नहीं रहता है। तो आई डोंट नो ये मार्केट में कहाँ बैठता है और किसके साथ compete करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर ये मीटियोर के साथ compete कर रहा है तो इसका हैंडलिंग इज़ क्लियरली बेटर। तो मुझे नहीं लगता ये मीटियोर के साथ compete कर रहा है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मीटियोर एक काफ़ी रिलैक्सिंग और कंफर्टेबल बाइक है। तो डायनामिक्स में इसका फोकस बहुत ज़्यादा है, कंपनी इस पे बहुत काम किया है। तो जब मैं बाइक चला रहा था तो मुझे ये इतना लाइट और एग्रेसिव लगा। इंजन और हैंडलिंग, बहुत कम बाइक्स है जिसमें एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बनता है, जहाँ पे इंजन भी बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स दे रहा है और जो चैसी है वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। और उन बाइक्स में से ESD रोडस्टर एक है जो बहुत अच्छा फीडबैक देता है, बोथ फ्रॉम चैसी एंड फ्रॉम द इंजन। तो अगर आपको राइड करना पसंद है और हाईवे में जब चलाते हो, दोस्तों के साथ जब जाते हो, घाट सेक्शन में चलाना रहता है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा ESD रोडस्टर को चलाकर, क्योंकि इसका जो हैंडलिंग बैलेंस है, फ्रंट एंड का फील है, जब आप ब्रेक्स यूज़ करते हो, ये जो एक्सपीरियंस राइडर्स है ये डेफिनेटली इसके बारे में बताएंगे आपको जब ये बाइक को वो चलाएंगे, क्योंकि इसका स्पेशली फ्रंट एंड का फील, जब आप टर्न करते हो, जिस तरह से लाइन मेंटेन करता है, जो ब्रेक्स लगाते हो, जिस तरह से आपको फ्रंट एंड से कम्युनिकेशन मिलता है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। आपको एक क्रूज़र बाइक लेना है विद द बेस्ट राइडिंग डायनामिक्स, ये एक ही बाइक है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ब्रेक्स भी इसके बहुत अच्छे हैं। अगर जब फ्रंट एंड फील इतना अच्छा होता है और वेट मैनेजमेंट इतना अच्छा होता है, उसके साथ ब्रेकिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसके कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ब्रेक्स है, जब आप ब्रेक्स यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि CB350 के ब्रेक्स इससे सुपीरियर और बेटर है, बट CB350 का फ्रंट एंड फील इतना अच्छा नहीं है। जस्ट बिकॉज ESD रोडस्टर का फ्रंट एंड फील इतना अच्छा है, आपको एक काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगता है इसके ब्रेक्स। तो ये इस रीज़न से मैं आपको बता सकता हूँ कि ब्रेक्स और हैंडलिंग में इस सेगमेंट का सबसे बेस्ट बाइक है। स्टेबिलिटी हाईवे में भी अगेन इट्स गुड, वेरी गुड, बट आई थिंक मीटियोर का इससे बेटर है। मीटियोर बेटर स्टेबल फील होता है हाई स्पीड्स पर, बट इसका भी बुरा नहीं है। ट्रिपल डिजिट स्पीड में सारे बाइक्स में थोड़े से वॉबलिंग फील होंगे आपको, बट वॉबलिंग नहीं बोल सकता हूँ, बट वो पिचिंग जो होता है तो वो क्रॉस विंड्स में वो फील होंगे, बट ये उतने बुरे नहीं है। आई थिंक मीटियोर इस सेगमेंट में अभी भी बेस्ट है इस चीज़ में, और CB350 भी बहुत अच्छा है। आई थिंक थर्ड में मैं रोडस्टर को पोजीशन करूँगा। वेट मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, ये इसका वेट मैनेजमेंट जैसे CB350 का काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, और सेम गोज़ विद रॉयल एनफील्ड, ये भी बहुत प्रेडिक्टेबल है, बट ये काफ़ी लाइट और एग्रेसिव लगता है। तो मुझे नहीं लगता कोई बाइक इस सेगमेंट में इतना ऐसा फील देगा कि बाइक में वेट नहीं है, आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हो। इसके चैसी को मैं टॉप पॉइंट्स दूंगा, बहुत अच्छा चैसी इन्होंने डिज़ाइन किया है और वेट भी बहुत बढ़िया है इस बाइक का। तो इसके हैंडलिंग के लिए और डायनामिक जो इसके हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताया, उसको मैं ये 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, एंड क्लियरली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैंडलिंग बाइक इन द सेगमेंट। जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो ESD रोडस्टर काफ़ी अच्छा लगता है, जो कलर ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है, स्पेशली मैट पेंट में काफ़ी अच्छा लगता है। साइड मिरर्स की डिज़ाइन देख लो, काफ़ी स्पोर्टी और रेट्रो टच जो इन्होंने दिया है, डिज़ाइन पे बहुत काम किया है। इनफैक्ट इनके जो क्लासिक लेजेंड्स के जितने भी बाइक्स हैं उनके डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि ये रेट्रो एलिमेंट्स और स्पोर्टी एलिमेंट्स के जो बैलेंस है, इनसे अच्छा कोई नहीं बनाता है आज के टाइम पे। बट जब आप पास से जाके देखते हो, आप फोकस करते हो, मे बी आप ओन करने के टाइम देखते हो, ये टेस्ट राइड में नहीं दिखेगा आपको कि क्वालिटी थोड़ा ऑफ है। बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पे क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव हो सकता था। दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि क्वालिटी बढ़िया है, बट जब आप फील करते हो, पेंट भी आपको दिखता है, इट्स नॉट अप टू द मार्क। ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे बहुत अच्छा है क्वालिटी, बट ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है। आप इंडिकेटर का अलाइनमेंट देख लो, ओवरऑल पैनल के फिटिंग देख लो, तो यहाँ पे थोड़े से आपको क्वालिटी फील होगा कि उतने हाई नहीं है, और आपको लगेगा कि ESD का एक्सपीरियंस उस लेवल पे नहीं है जितने रॉयल एनफील्ड और होंडा के हैं।
तो बेबी आई थिंक फिट फिनिश और क्वालिटी में थोड़ा ज़रूर इम्प्रूव कर सकता है। तो क्वालिटी में इसको मैं अराउंड 6 आउट ऑफ 10 दूंगा, बट डिज़ाइन में मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 ज़रूर देने वाला हूँ। अभी हम बात करेंगे पोस्ट परचेस एक्सपीरियंस के बारे में। तो बाइक ख़रीदने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। पहले पॉइंट से हम शुरू करते हुए सर्विस एक्सपीरियंस। सर्विस एक्सपीरियंस इसके काफ़ी मिक्स्ड है, मतलब एक जगह पे अच्छा है, दूसरे जगह पे अच्छा नहीं है। ऐसे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन रॉयल एनफील्ड का ऐसा है। बट रॉयल एनफील्ड का होना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रॉयल एनफील्ड के अगर 10 सर्विस सेंटर भी ख़राब है तो आपको और 10 सर्विस सेंटर मिलेंगे जहाँ पे आप इसके सर्विस करा सकते हो। और अगर इतने सारे सर्विस सेंटर के ऑप्शंस है तो अगर आपको एक जगह पे अच्छा नहीं लगेगा तो आप दूसरे जगह पे जा सकते हो। ये फ्रीडम है आपके पास। ESD का ऐसा नहीं है। आई होप जो भी ओन करते हैं या जिन्होंने बुक किया है उनके घर के पास का जो सर्विस है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सर्विस सेंटर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। बट अगर आपका सर्विस सेंटर ख़राब है तो आप दूसरे सर्विस सेंटर पर नहीं जा सकते हो, और इतना पैसा लगा के आप बाइक लेते हो, आपको सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है तो आप इस बाइक को एंजॉय नहीं कर सकते हो। और जिस तरह से सर्विस अभी काम कर रहा है ESD और जावा, मैंने जो भी फोकस किया है, कस्टमर से बात किया है, तो मुझे बोलते हैं कि ठीक है, बट मैं अभी भी थम्स अप नहीं दे सकता हूँ। तो मैं, अगर आपको ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है एंड यू जस्ट वांट टू बाय दिस बाइक, तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ। डीलरशिप में लोग बहुत स्वीट होते हैं, दे आर वेल ट्रेंड, उनको पता है लोगों से कैसे बात करना है, कैसे कन्विंस करना है, क्योंकि उनका काम है कि जो भी कस्टमर्स आएंगे वो हमारे बाइक खरीद के जाएंगे। ये उनको ट्रेन किया जाता है इस चीज़ के लिए, तो वो बहुत अच्छे से बात करेंगे आपसे। आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर कि भाई मेरे ऐसे से है, प्राइस स्पेसिफिकेशंस पूछ लो, फिर उसके बाद सर्विस सेंटर जाओ। सर्विस सेंटर जब जाओगे, कस्टमर्स मिलेंगे आपको, टेक्नीशियंस मिलेंगे, उनसे बात करो। अगर आपको एक अच्छा वाइब आता है वहाँ पे और आपको ऐसा लगता है कि चलो भाई मैं ले सकता हूँ, बहुत सारे कस्टमर्स भी खुश हैं यहाँ पे, तो आप जाके बाइक ले लो। सर्विस सेंटर विज़िट करो डीलरशिप विज़िट करने के पहले, तो आपको बेटर लगेगा। आप रिस्क ले रहे हो ये ब्रांड के साथ, जो एक नया ब्रांड है, कोई भी नए ब्रांड के साथ की तरफ जाना इज़ मोर रिस्क फैक्टर इज़ इन्वॉल्व। तो एक बार सर्विस सेंटर जाओ, उसके बाद आप इस बाइक की तरफ ज़रूर जा सकते हो। कंपनी का सपोर्ट कैसा है। कंपनी का सपोर्ट ठीक है, थोड़े बहुत एक्सेसरीज लॉन्च कर रहा है, बट उस लेवल पे नहीं है जितना मैं चाहता हूँ। बट एक चीज़ मुझे इस कंपनी का अच्छा लगा कि कोई भी प्रॉब्लम जब आता है वो काम कर रहा है इसको रिजॉल्व करने में। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो इग्नोर कर रहा है, ठीक है, बट हम करना भी ज़रूरी है क्योंकि कंपनी नया है, उनको सर्वाइव करना है तो वो करना पड़ेगा। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठा है, बाइक लॉन्च कर दिया फिर अभी कुछ नहीं करेगा। बट एक्सेसरी का सपोर्ट उतना बढ़िया नहीं है और रॉयल एनफील्ड के लेवल पे अभी तक उसके आसपास भी नहीं है ESD कंपनी सपोर्ट की जब हम बात करें तो। अब रीसेल की बात करें तो रीसेल के बारे में बोलना मुश्किल है क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट है मार्केट में। बट मेरा मानना है कि मेरा एजम्पशन है कि इसका रीसेल उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि लोग इसको लेना पसंद नहीं करेंगे। इनिशियल बैचेस में इश्यूज़ आए थे, बाइक अननोन है, सर्विस सेंटर कम है। रीसेल में भी मिल जाएगा आपको, बट होंडा और रॉयल एनफील्ड के लेवल पे नहीं आएगा रीसेल। और जो रीसेल वैल्यू के बारे में सोचते हैं उनको ही बाइक की तरफ नहीं जाना चाहिए, सेंसिबल बाइक नहीं है ये, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक। रिलायबिलिटी के कंसर्न्स तो आएंगे, मैं उसके बारे में तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक्सेसरीज़ की बात करें तो आई एम नॉट श्योर कि कंपनी फ्यूचर में कैसे एक्सेसरीज़ का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इस टाइम पे उतना अच्छा नहीं है। तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद एक्सेसरी सपोर्ट क्योंकि टूरिंग बाइक है और थोड़े से एक्सेसरीज अगर लॉन्च करेगा तो इट विल बी बेटर। ब्रांड वैल्यू की बात करें तो देखो ब्रांड वैल्यू बहुत है। इसका जो इंजन है उसका ESD का कुछ लेना देना नहीं है, बट जो डिज़ाइन है और जो ब्रांड नेम है लोग जानते हैं। जो रेट्रो बाइक्स के को पसंद करते हैं या इवन रॉयल एनफील्ड के जो फैंस हैं वो ESD ब्रांड को जानते हैं। 90s के पहले जो बाइक्स आते थे दे वर रियली गुड। तो ESD एक स्पेशल मोटरसाइकिल है बहुत लोगों के लिए। और क्लासिक लेजेंड्स ने ना ऐसा डिज़ाइन बनाया कि जितने भी फैंस हैं जो ESD को पसंद करते थे वो इस डिज़ाइन को डिसलाइक नहीं करेंगे। तो डिज़ाइनर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, तो लोग आपको देख के डेफिनेटली बोलेंगे कि भाई ESD लिया है, बाइक बहुत बढ़िया है। ब्रांड वैल्यू है इस बाइक के लिए, ठीक है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट रॉयल एनफील्ड जितना ब्रांड वैल्यू है, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जब आप इतना पैसा लगाते हो।
तो पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस मिक्स्ड है, तो सिंस ये मिक्स्ड है तो मैं इसको 6.5 या 7 तक रेट करूँगा। अभी मैं इसके पहले जैसे प्रॉब्लम्स आते थे, अगर उस टाइम पे मैं ये वीडियो बनाता तो इसको मैं 3 या 4 रेट करता। अभी थोड़ा इम्प्रूव है, इसीलिए मैं 6.5 to 7 रेट कर रहा हूँ। ओवरऑल बाइक के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, ये बाइक आपको लेना चाहिए अगर आप सेंसिबली नहीं सोचना चाहते हो, प्रैक्टिकलिटी आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए राइडिंग फील, परफॉर्मेंस, हैंडलिंग। ये बाइक बेस्ट, कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको चाहिए क्वालिटी, प्रैक्टिकलिटी, रीसेल वैल्यू, कस्टमर का सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। आपको डर रहता है कि बाइक कल प्रॉब्लम आ गया तो मैं क्या करूं, ऐसे सोचते हो तो इस बाइक की तरफ मत जाओ। सारे बाइक्स अच्छे होते हैं, सारे बाइक्स में प्रॉब्लम्स, इश्यूज आते ही हैं और अच्छी चीज़ें भी होते हैं। डिपेंड करते हैं कि आपका मेंटालिटी कैसा है और आपको क्या चाहिए बाइक में। जो भी मैंने पॉइंट्स कवर किया आज, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने के लिए कि आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चंस पूछो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करो। इंस्टाग्राम में अगर मुझे मैसेज करोगे तो मैं अगले वीडियो में उसको फीचर करके आंसर करूँगा। फिर से मिलूँगा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट।